नेताइन बात नहीं सुन रही थी इसलिए उसे मार दिया, और वो सूट वाली, वो शक की निगाह से देख रही थी इसलिए उसका गला घोट दिया। और हाँ, सबसे पहले तो साड़ी वाली को मारा था। ये शब्द हैं साइको किलर के, जो किलर से सीरियल किलर और फिर साइको किलर बना। लेकिन कैसे इसने बरेली में अपना खौफ फैलाया? क्यों पुलिस भी 1 साल तक इसे पकड़ नहीं पाई? क्या वजह थी कि ये सिर्फ महिलाओं को ही अपना निशाना बनाता था? क्या ये सच में मानसिक रोगी था या वजह कुछ और थी? चलिए जानते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए। तारीख थी 2 जुलाई और साल था 2024, जब बरेली के गांव में गन्नों के खेतों के बीच एक लाश पड़ी हुई दिखाई थी। लोगों ने जल्दी से पुलिस को बुलाया। शुरुआती जांच में पुलिस को ये महज एक सिंपल केस लगा, लेकिन जब जांच आगे बढ़ी तो खुलासा हुआ कि इस औरत को भी सेम उसी पैटर्न से मारा गया है जिस तरह 2023 में एक औरत की जान ली गई थी। इससे पहले भी कई औरतों को इसी तरह से मौत के हवाले किया गया था, और इस सब की शुरुआत हुई थी 5 जून 2023 से, जब बरेली के शाही पुलिस स्टेशन में एक फोन की दिल दहला देने वाली घंटी बजती है और सामने वाला शख्स बताता है कि प्रतापपुर गांव में गन्ने के खेतों में एक औरत की लाश मिली है जिसकी उम्र करीब 50 साल है और इसका नाम है कलावती। पुलिस ने जब जाकर चेक किया तो पता चला कि कलावती की मौत गला दबाकर की गई है, और हैरानी की बात तो ये थी कि इनकी किसी से ना तो लड़ाई थी और ना ही कोई दुश्मनी। तो फिर किसने इन्हें मारा? इसी सवाल का जवाब ढूंढने में पुलिस जुट गई। अभी पुलिस इस केस को सॉल्व नहीं कर पाई थी कि 19 जून 2023 को फिर से एक महिला की लाश मिलती है। ये लाश कुलछा गांव के सड़क किनारे पड़ी हुई थी। इनका नाम था धनवती। इस केस में भी कलावती के केस की तरह 2-3 चीजें बिल्कुल सेम थी। पहला, महिला का होना, दूसरा 50 की एज, और तीसरा गन्ने के खेतों के पास लाश का मिलना, यानी बिल्कुल सेम पैटर्न। अब पुलिस कलावती केस के साथ साथ धनवती केस को भी सुलझाने में लग गई। लेकिन फिर से इतिहास लौट कर आया और 30 जून 2023 में एक महिला की और लाश मिली। इनका नाम था प्रेमवती, जो 55 साल की थी और इन्हें आनंदपुर गांव के खेत में मार कर डाला गया था। पिछले दोनों केसेस की तरह इस बार मारने के स्टाइल में थोड़ा चेंज था, क्योंकि प्रेमवती को इन्हीं की साड़ी के पल्लू से गला घोट कर इस दुनिया से विदा किया गया था। मारने के बाद पल्लू को गले में ही बांधकर गांठ लगा दी थी ताकि बचने का कोई चांस ना रहे। इस तरह जुलाई के महीने में पुलिस के सामने 3 केस आए, लेकिन पुलिस एक को भी सुलझा नहीं पाई। एंड अगेन 22 जुलाई 2023 को खजुरिया गांव में चौथा केस भी देखने को मिल गया। इस तरह एक के बाद एक खून होते रहे और पुलिस को लाशें मिलती रही। अब तक पुलिस के सामने 5 केस आ चुके थे, लेकिन इन्हें सॉल्व करने के लिए ना तो पुलिस के पास कोई क्लू था और ना ही किलर का पता। किलर इतना शातिर था कि उसने क्राइम सीन के पास खुद से जुड़ा कोई भी सबूत नहीं छोड़ा था, और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि हर किसी की जान अलग अलग जगह पर ली गई थी, इसलिए किलर तक पहुंचना पुलिस के लिए नामुमकिन साबित हो रहा था। हर एक लाश मिलने के साथ बरेली के गांव गलियारों में किलर का खौफ बढ़ने लगा था। औरतें, बच्चे सब किलर से इतने ज्यादा खौफजदा हो गए थे कि बाहर अकेले जाना ही बंद कर दिया था। पर जल्द ही उनका ये डर खत्म हो गया, क्योंकि 5वीं लाश के बाद कोई ऐसी घटना नहीं घटी। इसलिए पुलिस से लेकर बरेली वासी तक सब बेफिक्र हो गए। महिलाएं खेतों में जाकर काम करने लगी, लेकिन जल्द ही इनकी ये आजादी, ये बेफिक्री खत्म हो गई, क्योंकि 31 अक्टूबर 2023 के दिन फिर से एक लाश मिली, और इसके बाद तो मौत का खेल शुरू हो गया। आपको बता दें कि ये छठी लाश 65 साल की महमूदान की थी, जिन्हें गन्नों के खेतों में मारकर फेंक दिया गया था। 20 नवंबर 2023 को दुलारो देवी, 26 नवंबर को 65 साल की उर्मिला। इस तरह एक के बाद एक जल्दी खून होते गए, और पुलिस को टीम बनाने, तफ्तीश करने से पहले ही एक नई लाश मिलने लगी। इन सभी केसेस में पुलिस ने एक बात नोटिस की कि अब तक जितनी भी महिलाओं की जान ली गई है वो सब 45+ हैं। सभी लेडीज हैं और इन्हें गांव के खेतों में ही मारा गया था, और सभी विक्टिम्स को या तो उनके दुपट्टे या फिर साड़ी के पल्लू से गला घोटकर मारा गया था। इन सभी लाशों के कनेक्शन मेनली 3 जगह से थे, शीशगंज, फतेहगंज और शाही, और ये तीनों इलाके 25 किलोमीटर के अंडर में आते थे, और यही 25 किलोमीटर का एरिया लाशों का अड्डा बन चुका था। 26 नवंबर 2023 को 9वीं लाश बरामद हुई, और फिर 2 जुलाई 2024 में 10वां केस भी सामने आ गया, और इस केस के साथ पुलिस को कुछ ऐसे क्लू मिले जिसके बाद इस केस को सुलझाने की उम्मीद जाग उठी। दरअसल पुलिस ने नोटिस किया कि महज 14 महीने यानी करीब 425 दिनों के अंदर एक ही पैटर्न से 10 महिलाओं को मारा गया है, और ये काम कोई नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता, बल्कि इसके पीछे जरूर किसी सीरियल किलर का हाथ है, जिसे अगर जल्द ही पकड़ा ना गया तो बरेली में मौत का खेल यूं ही चलता रहेगा। इसलिए पुलिस ने सीरियल किलर को पकड़ने के लिए एक ऑपरेशन चलाया, जिसका नाम रखा गया
ऑपरेशन तलाश। इस ऑपरेशन में पुलिस की 22 टीमें बनाई गईं, जिनमें मेल पुलिस के साथ साथ फीमेल पुलिस ने भी काफी अहम रोल प्ले किया। दरअसल पुलिस ये तो जान चुकी थी कि सीरियल किलर का निशाना सिर्फ महिलाएं ही हैं, इसलिए पुलिस ने अपनी फीमेल पुलिस को चारे की तरह इस्तेमाल किया और उन्हें नॉर्मल गांव की महिलाओं की तरह रहने को कहा। ये फीमेल पुलिस गांव की महिलाओं की तरह ही सुबह उठकर खेतों में काम करने जाती और दिन भर खेतों में रहती और फिर शाम को जल्दी घर आ जाती। इस रूटीन को फॉलो करने का मकसद इन्हें भी गांव की बाकी महिलाओं की तरह दिखाना था और ऐसा हुआ भी। अपने इस प्लान के साथ साथ पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज को भी खंगालना जारी रखा और आपको बता दें कि पुलिस ने करीब 1500 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज चेक किए, जो वाकई काफी मुश्किल भरा काम था। बरेली के करीब 90 गांव इस सीरियल किलर से सहम चुके थे, जहां महिलाओं, बच्चों और यहां तक कि पुरुषों ने भी अकेले रात के वक्त बाहर निकलना बंद कर दिया था। सीरियल किलर पर पैनी नजर रखते हुए पुलिस ने गांव में अलग अलग जगह पर लगभग 600 नए सीसीटीवी कैमरास इंस्टॉल भी करवाए। इतना ही नहीं, करीब 1.5 लाख मोबाइल नंबर्स के डेटा की जांच भी की गई, लेकिन कोई सुराग हाथ नहीं लगा। इसलिए फिर पुलिस ने गांव वालों से पूछताछ कर पॉसिबल सस्पेक्ट के स्केचेस भी बनवाए और 3 सिमिलर स्केचेस बनकर तैयार हुए, जिन्हें पुलिस ने अलग अलग जगहों पर चिपका दिया और लोगों से पूछताछ का सिलसिला भी जारी रखा। लेकिन इतनी कड़ी मेहनत के बाद पुलिस के हाथ खाली के खाली ही थे। 1 साल के बाद भी पुलिस को ना तो किलर का कोई सुराग मिला और ना ही उससे जुड़ी कुछ पुख्ता जानकारी हाथ लगी। पुलिस ने करीब 2000 से ज्यादा संदिग्धों से पूछताछ की, 150 जगहों पर दबिश दी, 30 गांव की खाक छानी, 5000 व्यक्तियों का डेटा बैंक तैयार करने के बाद उनका बैकग्राउंड परखा और जल्द ही पुलिस की मेहनत रंग ले आई, क्योंकि एक दिन गांव के ही एक सिक्योरिटी गार्ड ने पुलिस को कॉल किया और कहा कि जिसकी तलाश में आप लोग लगे हुए हैं वो कुछ देर पहले तक मेरे करीब ही था और अभी भी वो इसी गांव में है। बस इतना सुनते ही पुलिस टीम को तैयार करके किलर को पकड़ने के लिए निकल पड़ी और जल्द ही किलर को धर दबोचा। इस तरह पुलिस को सीरियल किलर मिल गया और यहाँ से 10 महिलाओं की जान लेने की गुत्थी सुलझने का जो सिलसिला था वो शुरू हुआ। पुलिस के इन केसेस से जुड़े एक नहीं बल्कि अनेकों सवाल थे, जिनका जवाब सिर्फ एक ही इंसान दे सकता था और वो था सीरियल किलर, जिसका असली नाम था कुलदीप कुमार गंगवार, जो जारी किए गए स्केचेस से हूबहू मेल खाता था। इसलिए पुलिस ने जब इसे देखा तो ये समझने में देर नहीं लगी कि यही शातिर कुलदीप उन 10 मासूम औरतों को मारने वाला है, जो पहले नॉर्मल इंसानों की तरह ही आम जिंदगी गुजारा करता था। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने इसकी पूरी जिंदगी ही बदल कर रख दी। कुलदीप बरेली के बारागंज थाने के नवाबगंज इलाके में अपनी पूरी फैमिली के साथ हंसी खुशी रहता था। कुलदीप के फादर बाबूराम गांव में खेती बाड़ी करके घर का खर्च उठाया करते थे और कुलदीप के अलावा इनकी 2 बेटियां भी थी। लेकिन परिवार में खुशियों की थोड़ी कमी थी, क्योंकि कुलदीप के फादर कुलदीप की मां के साथ काफी बदसलूकी से पेश आते थे। आए दिन घर में मारपीट और गाली गलौच होती थी और इसकी वजह थी कुलदीप की दूसरी सौतेली मां। जी हाँ, कुलदीप के पिता ने पहली पत्नी के होते हुए दूसरी शादी रचा ली थी, जिसके बाद दूसरी पत्नी ने पहली पत्नी के खिलाफ बाबूराम को भड़काना शुरू कर दिया और घर में कलेश बना रहने लगा। और ये सब छोटा सा कुलदीप भी अपनी आंखों से देखा करता था। माँ बाप के बीच चल रही इस लड़ाई झगड़े ने कुलदीप के दिमाग पर भी गहरा असर डाला था और सबसे बड़ा झटका तो इसे तब लगा जब कुलदीप की माँ का निधन हो गया, जो कुलदीप की सबसे बड़ी ताकत थी। माँ के चले जाने के बाद कुलदीप सब लोगों के होते हुए भी बिल्कुल अकेला सा पड़ गया और यहाँ से मुश्किलों का दौर शुरू हो गया, क्योंकि उसकी माँ के मरने के बाद सौतेली माँ ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। यूजुअली सौतेली माँ का जिस तरह का बिहेवियर होता है वैसा ही कुलदीप की स्टेप मदर का भी था। वो कुलदीप के साथ मारपीट करती और उसके पिता भी अपनी पत्नी की तरफदारी ज्यादा करते थे। इसलिए कुलदीप की जिंदगी बद से बदतर हो गई। वो थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब रहने लगा और यहीं से कुलदीप के मन में अपनी सौतेली माँ को लेकर नफरत पैदा होने लगी, जो कहीं न कहीं औरतों के लिए ही थी। लेकिन फिर आया साल 2014, जब कुलदीप की शादी कराई गई और इस शादी से कुलदीप की जिंदगी में अब कुछ अच्छा होगा ऐसी उम्मीद लगाई जा रही थी। लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा, क्योंकि जिस तरह कुलदीप ने अपने पिता को अपनी माँ को मारते पीटते हुए देखा था, वही सुलूक वही आदत कुलदीप ने अपनी बीवी के साथ भी किया। कुलदीप अपनी पत्नी को मारता, उसके साथ बुरा बर्ताव करता। इसलिए जल्द ही पत्नी से छोड़कर अपने घर चली गई और फिर से कुलदीप की जिंदगी सूनी हो गई। पत्नी के चले जाने के बाद तो कुलदीप के मन में औरतों के लिए और ज्यादा नफरत पैदा हो गई और इस नफरत ने ही कुलदीप को पहले किलर बनाया, फिर सीरियल किलर और धीरे धीरे ये साइको किलर में तब्दील हो गया। कुलदीप को औरतों से बहुत नफरत थी
इसलिए इसने महिलाओं को ही मौत के घाट उतारा। एक तरफ जहां कुलदीप महिलाओं से नफरत करता था, वहीं दूसरी तरफ महिलाएं इसकी कमजोरी भी थीं। कुलदीप सिर्फ उन्हीं महिलाओं को अपना शिकार बनाता था जिनकी उम्र 45 से ज्यादा और 65 से कम हो। उसे कम उम्र की महिलाएं बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, इसलिए ना तो कभी उसने 45 से कम उम्र की महिलाओं को मारा और न ही उन पर हमला किया। इसके साथ ही कुलदीप पुरुषों पर भी हमला नहीं करता था। इसका मेन टारगेट बस वही महिलाएं थी जिनकी उम्र 45 से ज्यादा हो। एक के बाद एक महिलाओं को मारने के बाद भी पुलिस को कुलदीप से जुड़ा कोई क्लू नहीं मिला, क्योंकि कुलदीप बहुत ही सफाई से अपने काम को अंजाम देता था। ये महिलाओं को मारने के बाद उनके गले में उन्हीं के पल्लू या फिर दुपट्टे से गांठ बांध देता था, ताकि अगर वो थोड़ी बहुत सांस भी ले रही हो तो वो भी बंद हो जाए। हर महिला को मारने के बाद कुलदीप ने उनसे जुड़ा क्लू अपने पास रखा, इसलिए पुलिस को इससे जुड़ा कोई सबूत कभी नहीं मिला। पुलिस के लिए कुलदीप तक पहुंचना इसलिए भी मुश्किल हो गया था क्योंकि कुलदीप अपने पास कोई भी फोन नहीं रखता था और न ही इसने कभी किसी गाड़ी का इस्तेमाल किया जिसे पहचान कर पुलिस इस तक पहुंच सके। जिस भी महिला को शिकार बनाना होता था तो पहले कुलदीप उसकी रेकी करता था। 45 से ज्यादा उम्र की महिलाओं पर नजर बनाए रखता था। वो कहाँ कब खेतों में जा रही हैं, कब घर वापस आती हैं, पूरी जानकारी निकालता था और सब कुछ जानने के बाद फिर सही मौका देखकर महिलाओं को अपना निशाना बनाता था। जिस दिन भी कुलदीप को अपना शिकार पकड़ना होता, ये सबसे पहले महिलाओं से बातचीत करता था, उन्हें अपनी बातों में उलझाता था और जब महिलाएं इससे बात करने लगती तब ये उन पर हमला करता। कुलदीप महिलाओं को मारने से पहले उनके साथ शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश करता था और जो महिला इसके लिए राजी नहीं होती थी तो कुलदीप उसे गला घोंटकर मौत की सजा देता था। और सबसे खास बात ये थी कि जितनी भी महिलाओं को कुलदीप ने मारा उनकी मौत गन्ने के खेत में ही हुई। लेकिन गन्ने के खेत में ही क्यों? ये सवाल जब पुलिस ने कुलदीप से किया तो कुलदीप ने बताया कि उसने गन्ने के खेतों में महिलाओं को इसलिए मारा क्योंकि इनमें कुछ दिखाई नहीं देता है। लंबे लंबे गन्ने आसपास के माहौल को छुपा देते हैं और कुछ भी देख पाना मुश्किल होता है। इतना ही नहीं, पूछताछ के दौरान कुलदीप पुलिस को हर उस जगह पर लेकर भी गया जहां उसने महिलाओं को मौत के हवाले किया था और साथ ही इसने हर एक गुनाह की बात कबूल भी की। और ये सब बताते हुए कुलदीप के चेहरे पर जरा भी दुख या पछतावे की कोई शिकन तक नहीं थी, बल्कि उसके लिए ये सब बिल्कुल नॉर्मल था। सबसे खास बात तो ये थी कि कुलदीप ने महिलाओं को बिना किसी हथियार के ही मारा था। ना तो उनके शरीर पर चाकू का कोई निशान था और ना ही पत्थर वगैरह से कुचले जाने की कोई चोट। कुलदीप इन्हें मारने के लिए इन्हीं के कपड़ों का इस्तेमाल करता था और एक के बाद एक जान लेने के बाद भी कुलदीप खुलेआम आजादी से जिंदगी जी रहा था। कुलदीप परिवार होने के बाद भी लावारिसों की तरह दर दर भटकता रहता था। इसका ज्यादातर समय गांव में घूमते फिरते ही गुजरता था। घर में तो ये बस सोने के लिए ही जाता था। कुलदीप का अपना कोई घर नहीं था। या तो ये अपनी दो बहनों के घर पर जाकर सो जाता था या फिर अपने करीबी रिश्तेदारों के यहाँ रुक जाता था। कुलदीप का रूटीन यही था कि ये सिर्फ खाने पीने के लिए घर जाता था और फिर खाना खाकर बाहर निकल आता। दिन भर ये गांव की खाक छानता, महिलाओं की रेकी करता, उन पर नजर रखता और शाम होते होते अपने घर जाकर सो जाता और अगले दिन से फिर वही महिलाओं पर नजर रखना जारी रखता। ऐसे ही जब जानकारी इकट्ठी हो जाती तो फिर सही मौका देखकर महिला को पकड़ लेता और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता और फिर उसे मौत के हवाले कर देता। इसी तरह उसकी जिंदगी गुजरने लगी और बढ़ते वक्त के साथ कुलदीप की हैवानियत भी बढ़ती चली गई। एक के बाद एक जल्दी जल्दी ये महिलाओं को मारने लगा और कोई सबूत न होने की वजह से न तो पुलिस की नजरों में कभी कुलदीप का किरदार आया और न ही रिश्तेदारों को कुलदीप की इस हैवानियत बेदर्दी के बारे में कोई खबर मिली। कुलदीप तो अब भी पुलिस के हाथ नहीं आता। अगर पुलिस ने स्केचेस ना बनवाए होते। स्केचेस के साथ साथ पुलिस ने एक लिस्ट भी तैयार की थी जिसमें सभी नशेड़ियों, ड्रग्स लेने वालों, चोर उचक्कों और गली कूचों में भटकने वालों को शामिल किया गया था और 2000 से ज्यादा संदिग्धों से पूछताछ की। और फिर स्केच को देखने के बाद सिक्योरिटी गार्ड ने कुलदीप की खबर दी, तब जाकर कुलदीप पुलिस के हाथ लगा। जब पुलिस ने इसकी हरकत और इसके बैकग्राउंड को देखा तो पुलिस का शक और बढ़ गया और शक के आधार पर ही पुलिस ने इसे गिरफ्तार भी किया। और ये शक तब यकीन में बदल गया जब कुलदीप ने अपना गुनाह कबूल कर लिया और साथ ही मौत के हवाले की गई महिलाओं के कुछ कपड़े, उनसे लूटे गए गहने, पैसे भी दिखाए और खेत पर ले जाने वाले हथियार जैसे हंसिया वगैरह भी दिखाया, जिन्हें महिलाएं खेतों में काम करने के लिए अपने साथ लेकर गई थी। इन्हें देखने के बाद पुलिस को यकीन हो गया कि कुलदीप ही वो सीरियल किलर है जिसने एक नहीं बल्कि 10 महिलाओं का खून किया है। फिलहाल कुलदीप पुलिस की हिरासत में है और इसके बचने की कोई उम्मीद नहीं है। तो दोस्तों, कैसा लगा ये आपको हैरान कर देने वाला केस? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी और कहानियों को जानने सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।